गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मनोज चौटिया रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़ से आज अपन एक नई इकाई प्रारंभ कर रहे हैं, भ्रूणिकी। मैंने आपको मानव जनन तंत्र पढ़ाया था। उससे पहले भी मैंने आपको कहा था अपन नई इकाई भ्रूणिकी प्रारंभ करेंगे। तो भ्रूणिकी प्रारंभ करने से पहले अपने को मानव जनन के बारे में पढ़ना था। तो मानव जनन के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि मनुष्य एक लिंगी प्रकार का प्राणी है, जिसमें दोनों प्रकार के जननांग अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग के अंतर्गत मुख्य नर जननांग था अपना वृषण, और वृषण में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। और मादा के अंतर्गत अंडाशय, अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु। तो अपने को ये ध्यान में रखना है, एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। नर युग्मक, मनुष्य में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। अब अगर अपन बात करें युग्मक और जनन। जनन तो आप लोगों को पता है। अब जनन शब्द किसके पीछे लगा हुआ है, युग्मक के। तो जनन का अर्थ होता है निर्माण, ठीक है। और सामान्यतः अगर अपन जनन की बात करें तो जनन का अर्थ होता है अपने समान नए जीवों का निर्माण करना। और चूंकि अब ये क्या है, युग्मक जनन, अर्थात युग्मक का निर्माण करना। अब युग्मक क्या है, अपने पास नई परिभाषा आ गई। तो युग्मक आप लोगों को पूर्व में भी काफी बार बताया हुआ है, एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आदि, वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आदि क्या कहलाता है, युग्मक। अब नर युग्मक है तो शुक्राणु। मनुष्य के अंदर कुल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो शुक्राणु में हो जाएंगे 23, और इसी प्रकार अंडाणु में भी हो जाएंगे 23। तो उस संरचना का निर्माण करना जिसमें क्या हो, गुणसूत्रों की संख्या आदि हो, युग्मक जनन कहलाता है। और युग्मक का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हो आदि। और अपन पढ़ रहे हैं ये इकाई किसके अंतर्गत आती है, भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। तो आप लोगों को पता है भ्रूण का निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है, और मनुष्य में भी क्या है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मकों के संलयन से निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन से बनता है युग्मनज। फिर युग्मनज विकास करके क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण के निर्माण से इन्फेंट का निर्माण होता है, जो कि मादा का कार्य है। मादा के अंतर्गत भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण के निर्माण से लेकर उसके विकास तक, यानी शिशु जन्म तक की जो अवस्था है, उसका अध्ययन हम भ्रूणिकी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं मानव में युग्मक जनन। तो युग्मक जनन की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब क्या है, दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। तो आद्य जननिक जो कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे युग्मक जनन कहते हैं। और जिसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन, जो कि क्रमशः वृषण और अंडाशय में होती है। कोशिकाओं, वृषण की कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण, और अंडाशय की कोशिकाओं के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। एक लिंगी प्राणियों में और द्विलिंगी प्राणियों में दोनों का निर्माण एक ही जीव के अंतर्गत हो सकता है। हो सकता है, क्या होता है, ठीक है। युग्मक जनन लैंगिक प्रजनन के लिए जननों की अविभेदित अगुणित कोशिकाओं, यानी अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगुणित का मतलब वही आपको बता दिया कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, आदि हो। अगुणित जनन कोशिकाओं से अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन की क्रिया हो या अंडाणु जनन की क्रिया हो, अपने को एक हार्मोन का नाम याद रखना है। कौन सा, FSH। तो ये एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। FSH हार्मोन का पूरा नाम क्या है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन के प्रेरण से युग्मक जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो युग्मक जनन की क्रिया को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला है शुक्र जनन, या इसको अपन कहते हैं शुक्राणु जनन, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अंड जनन या अंडाणु जनन। तो आप लोगों को याद होगा अपन ने वृषण की संरचना पढ़ी थी, ठीक है। वृषण में आद्य जननिक कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, शुक्र जनन। ये तो होगी एक लाइन की परिभाषा। एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि शुक्र जनन या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो वृषण में आद्य जनन कोशिका द्वारा शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। कशेरुकी प्राणियों में एक जोड़ी वृषण आप लोगों को पता है पृष्ठ देह भित्ति मिजो
कैरियम के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक वृषण नलिका जो है शुक्र जनन नलिका उसके अंतर्गत पाई जाती है। नलिकाकार संरचना होती है, ट्यूनिका प्रोपिया के द्वारा ढकी हुई रहती है। इस तरह के जननिक वृषण के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक कायी कोशिका, दूसरी सर्टोली कोशिका तथा जन्निक कोशिका। और जन्निक कोशिका या शुक्र जनन कोशिका क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और सर्टोली कोशिका जो है वो क्या करती है, शुक्राणुओं को आलंबन तथा पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, जिसमें शुक्राणु धसे हुए रहते हैं। शुक्र जनन कोशिका क्या करेगी, शुक्राणु का निर्माण करेगी। अपन आप लोगों को याद होगा इस प्रकार से वृषण का डायग्राम बनाया था। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद में ट्यूनिका प्रोपिया, इस प्रकार से वृषण के अंदर क्या करती है, अलग अलग कक्षकों का निर्माण करती है। और इसके अंदर ये अपनी क्या है, शुक्र जनन नलिका है। और इस शुक्र जनन नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन शुक्र जन कोशिका, और या अगर अपने इस प्रकार से डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से ये क्या है, यहां ये बीच बीच में ये मान लीजिए शुक्र जन कोशिका है, और ये इसके पास में जो स्थित है वो क्या है, धात्री कोशिका या नर्स कोशिका, सर्टोली कोशिका। और इस प्रकार से ये डायग्राम बनाए तो ये वृषण की अनुप्रस्थ काट है, और यहां जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको अपन क्या कह देंगे, अंतराली कोशिका। ठीक है, ये होगी अपनी अंतराली कोशिका, ये सर्टोली कोशिका, ये शुक्र जनन कोशिका जो कि शुक्राणु का निर्माण करती है। शुक्र जनन नलिका अंतराली कोशिकाओं के द्वारा, ये शुक्र जनन नलिका, ये शुक्र जनन नलिका, ये अंतराली कोशिका, तो अंतराली कोशिकाओं द्वारा पृथक रहती है। और अंतराली कोशिका क्या करती है, आप लोगों को पता है, नर हार्मोन का स्राव करती है। नर हार्मोन कौन सा है, याद होगा आपको, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करते हैं, सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण दो चरणों में विभक्त होता है, एक है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और दूसरा है शुक्राणु में रूपांतरण। तो दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहला शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। ठीक है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण जो है वो शुक्र जन कोशिका के द्वारा, या शुक्र जनन को अपन दो भागों में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन सा, पहला है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और उसके बाद में क्या है, शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होगा। अब शुक्राणु पूर्वी का जो निर्माण है, इस प्रक्रिया में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात ये प्रक्रिया शुरू होती है। प्राइमोर्डियल या आद्य जननिक कोशिकाओं में स्पर्मेटिड का निर्माण जो है वो 3 चरणों में होता है। पहला है गुणन, दूसरा है वृद्धि, और तीसरा है परिपक्वन। अब इन तीनों क्रियाओं को अपन विद डायग्राम देखते हैं। देखिए ये है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था का मतलब क्या है, यहां शुक्र जनन कोशिका है 2n स्थिति, और इसके अंतर्गत गुणा होना, अर्थात प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है यहां पर कौन सा विभाजन होता है, या गुणन प्रावस्था में कौन सा विभाजन होता है। तो गुणन प्रावस्था के अंतर्गत क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। शुक्र जनन नलिका जो है या शुक्र जन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारी शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, विभाजन यहां कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। शुक्राणुजन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहां दूसरी प्रावस्था प्रारंभ होती है, जिसको अपन कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत इनमें से ये सारी कोशिकाएं, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ये सारी कोशिकाएं जो है शुक्राणु जनन के अंतर्गत क्या करती है, एक वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत जाती है, यानी बड़े आकार की कोशिका का निर्माण होता है। गुणन प्रावस्था के अंतर्गत जो अंतिम विभाजन से जननी कोशिका क्या करेगी, पोषण प्राप्त करके आकार में दोगुनी हो जाती है। वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत क्या कहेंगे, आकार में कोशिका जो है दोगुनी हो जाती है, और इसे अब प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिका। तो कई बार भ्रमित करने के लिए
क्या करता है, एग्जामिनर एक प्रश्न पूछ लेता है। क्या प्रश्न पूछता है कि वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत कौन सा विभाजन होता है। देखिए, गुणन प्रावस्था के अंतर्गत समसूत्री विभाजन है और परिपक्वन प्रावस्था के अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन है, और वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया वृद्धि प्रावस्था में कौन सा विभाजन होता है, तो अपने को लिखना है वृद्धि प्रावस्था में कोई विभाजन नहीं होता। अभी तक ये कोशिकाएं क्या है, द्विगुणित है, और शेष स्पर्मेटोजन कोशिकाएं जो है शुक्रजनन नलिकाओं में अतिरिक्त भंडारण के रूप में रहती है। वृद्धि प्रावस्था जो है वो सबसे लंबी प्रावस्था होती है, यानी इनमें से कोई एक कोशिका क्या होगी, पोषण प्राप्त करके आकार में लगभग दुगनी हो जाती है, और ये भंडारित रहती है, स्टोरेज रूप में रहती है, ये बाद में वृद्धि अवस्था को प्राप्त होगी। और एक प्रश्न ये भी बन गया कि गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्थाओं में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, तो सबसे लंबी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था होती है। इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात परिपक्वन प्रावस्था प्रारंभ होगी, और परिपक्वन प्रावस्था में मैंने आपको बताया कि यहां पर ये कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाएगी। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या रह जाएगी आधी। ठीक है, और अब इस प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका से ये किसका निर्माण हो गया, इसको अपन कह देंगे द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका। ये क्या बन गई, द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका। और आप लोगों को पता है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो प्रकार से होता है। तो पहला अर्धसूत्री प्रथम ये हो गया, और दूसरा ये अर्धसूत्री द्वितीय हो गया। तो इस प्रकार से अपने को क्या होगी, 4 कोशिकाएं प्राप्त होंगी। और अर्धसूत्री द्वितीय जो होता है, आप लोगों को याद होगा, मैंने 11th में आपको पढ़ाया था, अर्धसूत्री द्वितीय जो है वो समसूत्री के समान होता है। तो परिपक्व प्रावस्था के अंतर्गत क्या होगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जो कि एक हास प्रक्रिया है, विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण होता है। इन द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जो कि समसूत्री विभाजन के समान होता है, से द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण हुआ। और इस द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका से क्या निर्माण हुआ, जो अपन पढ़ रहे थे, शुक्राणु पूर्वी। तो ये क्या बन गया, अब शुक्राणु पूर्वी बन गया। ये शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हो गया। और उसके पश्चात अपने को दूसरी प्रक्रिया थी, कौन सी, शुक्र कायांतरण। अब इनमें शुक्र कायांतरण के फलस्वरूप इस प्रकार से क्या होगा, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो ये अवस्था अपन ने पढ़ ली, पहली शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और दूसरा क्या है, दूसरा है अपना शुक्र कायांतरण। तो शुक्र कायांतरण के अंतर्गत क्या होता है, द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका से क्या बना, शुक्राणु पूर्वी बना, और शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे अपन शुक्र कायांतरण कहते हैं। अब शुक्र कायांतरण में आपको बता देता हूं, शुक्र कायांतरण के अंतर्गत क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या एक सूत्री हो जाती है, किंतु इसमें नर युग्मक की कार्य क्षमता नहीं होती है। कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए या इसको शुक्राणु में परिवर्तित होने के लिए इसका विभेदीकरण आवश्यक है। और विभेदीकरण के अंतर्गत क्या होगा, शुक्र कायांतरण होगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटियोलियसिस या शुक्राणु पूर्वी का विभेदन होगा। और विभेदन के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं होती है वो आप सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले शुक्राणु के अंतर्गत जो भी अनावश्यक पदार्थ है, उन अनावश्यक पदार्थों का निष्कासन कर दिया जाता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर से जल का निष्कासन हो जाता है, केंद्रक सिकुड़ जाता है, इसमें सभी गुणसूत्र सिमट कर अपेक्षाकृत छोटे स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं। सहचल शुक्राणु का भार कम करने के लिए यह आवश्यक होता है। यही नहीं, लगभग सभी व्यर्थ पदार्थ जो है उनका निष्कासन कर दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है। केंद्रक में केवल डीएनए और आरएनए ही बचता है, यानी जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए और आरएनए वो भी वही शेष रहता है, बाकी सभी पदार्थों को हटा दिया जाता है। केंद्र का आकार भी बदल जाता है, यह गोलाकार से लंबा एवं संकरा हो जाता है। और विभिन्न जंतुओं में ये विभिन्न प्रकार का हो सकता है। मनुष्य तथा सांड में ये अंडाकार तथा पार्श्व से चपटा तथा चूहों में, मेंढक में कटार रूपी तथा चिड़ियाओं में सर्पिल आकार का हो जाता है। इसके अलावा शुक्र पूर्वी के अंतर्गत क्या होता है, शुक्राणु
के अंतर्गत सबसे ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो एक्रोसोम का निर्माण क्या होगा, कैसे होगा? तो एक्रोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जी काय के विभेदन से बनता है। शुक्राणु पूर्वी की गोल्जी काय अनेक चक्रों में व्यवस्थित कलाओं से मध्य में अनेक रिक्तिकाओं को घेरे हुए बनी रहती है। विभेदन की क्रिया के अंतर्गत रिक्तिकाएं पहले परिणाम में या आकार में योग है कि वो बढ़ने लगती है और रिक्तिकाओं के बढ़ने के साथ साथ ही एक सूक्ष्म संरचना पूर्व एक्रोसोम के कण दिखाई देने लगते हैं। एक से अधिक रिक्तिकाओं में ये कण बनने लग जाते हैं। धीरे धीरे अलग अलग इस प्रकार से छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो है इस प्रकार से एक्रोसोम का विभेदन करने का काम करती है और ये सारी की सारी संरचनाएं एक होकर और शुक्राणु के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है और एक्रोसोम का क्रोड बनाती है और रिक्तिका का द्रव्य जो है वो बाहर निकल जाता है तथा इसकी कला एक्रोसोम की कला का निर्माण कर लेती है और द्विपालित टोपी की तरह शुक्राणु के केंद्र को ये क्या कर लेती है, ढक लेती है, जो अपन शुक्राणु के अंतर्गत पढ़ेंगे। शुक्राणु की जब हम संरचना देखेंगे तब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। और शेष भाग एक्रोसोम का निर्माण और शुक्राणु का आयंत्रण अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।